बच्चों, वेलकम बैक टू आवर न्यू क्लास। INDU सक्सेस पॉइंट पे आपका वेलकम है, स्वागत है। आज हम फिर से लेके आए हैं, हमारा माइंड मैप चल रहा है, क्विक रिवीजन चल रहा है, जिसमें आज हमारा नया चैप्टर होगा। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इससे पहले हमने पढ़ लिया प्रिंसिपल ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस एंड वेरिएशन, तो वो हम पढ़ चुके हैं। अब वो सारी चीजें इसी में इन्वॉल्व होंगी। जैसे कि हमने पहला चैप्टर पढ़ा है, उसी से रिलेटेड ये सारा चैप्टर है। अब उसमें हमने क्या पढ़ा था? केवल प्रिंसिपल पढ़ा था, लॉ एंड ऑर्डर पढ़े थे, रूल और रेगुलेशन पढ़े थे। जेनेटिक्स का ये चैप्टर है कि कैसे पेरेंट्स से प्रोजेनी में किस तरह से डीएनए ट्रांसफर होता है, वो चीजें हमने पढ़ी थी। जीन कैसे ट्रांसफर होते हैं, क्रोमोसोम कैसे जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी जो बेसिस है इनहेरिटेंस का। बेसिस क्या है इनहेरिटेंस का? या तो डीएनए है या फिर वो क्या है, आरएनए है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिस है जेनेटिक मटेरियल, वो क्या है? या तो डीएनए है या फिर वो आरएनए है। तो आज हम देख लेते हैं कि डीएनए और आरएनए कैसे बना है। तो जो मॉलिक्यूल्स है जो कंट्रोल करते हैं इनहेरिटेंस को, उन्हीं को हम कहेंगे न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। न्यूक्लियोटाइड्स क्यों कहेंगे? क्योंकि ये तीन चीजों से मिलकर बना है, जो हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद ये जेनेटिक मटेरियल है, और जितने भी धरती पे ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या मिलेगा? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए मिलेगा। लेकिन कुछ वायरस में और बैक्टीरिया में क्या मिलेगा? आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल के रूप में होगा। है क्या ये? एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में, मम्मी पापा से बच्चों में ट्रेट्स को ट्रांसफर करता है। ये वो जेनेटिक मटेरियल है। इसकी यूनिट हमने पढ़ी थी, जीन्स है। जीन जिसे कह सकते हैं, जिसे मेंडेल जी ने क्या कहा था? फैक्टर कहा था, और जॉनसन जी ने जिसको जीन नाम दिया था, वो ही है ये। ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर नामक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने डिस्कवर किया था डीएनए को। डीएनए को डिस्कवर किसने किया था? फ्रेडरिक मिशर ने किया था। ये फिजिशियन के रूप में भी काम करते थे। तो फर्स्ट सेल में इन्होंने सबसे पहले क्या देखा? डीएनए को स्टडी किया। इसके बाद यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है, ये डाटा आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे 5×174 ये वायरस है, तो 5386 बेस पेयर इसकी बॉडी में होंगे। ये लेम्डा बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इसकी बॉडी में 48,500 बेस पेयर होंगे। ई कोली जो हमारी आंत में, इंटेस्टाइन में पाया जाता है बैक्टीरिया, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर होंगे। फिर है वुमेन, यानी मनुष्य की बॉडी में कितने बेस पेयर होंगे? 3.3 × 10⁹ बेस पेयर होंगे। ये डाटा आ सकता है, पूछा जाता है, याद रखने वाला ये डाटा है। तो वुमेन और ई कोली का तो याद रख ही लीजिएगा। वुमेन का है 3.3 × 10⁹ बेस पेयर, और ई कोली का है 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। अब है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मतलब है, जैसे हमारे डीएनए में बहुत सारी चेन बनी रहती है, जिस तरह से माला में मोती गुथे रहते हैं, उस तरह से ही यहाँ डीएनए में जो डीएनए है क्रोमेटिन फाइबर के साथ मिलके और प्रोटीन के साथ मिलके एक चेन बना लेता है। ठीक है। तो इसे हम न्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं, और ये बनी होती है राइबोस शुगर की, और या फिर इसमें 3 पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। 3 पार्ट है, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट और राइबोस। राइबोस शुगर आपको मिलेगी आरएनए में, और डीऑक्सीराइबोस शुगर आपको मिलेगी डीएनए में। और ये इस शुगर में 5 कार्बन वाली शुगर होती है, इसलिए हम इसे पेंटोज शुगर भी कह सकते हैं। अब नाइट्रोजनस बेस देख लेते हैं। 2 तरह के नाइट्रोजनस बेस हैं जो डीएनए आरएनए को फॉर्म करते हैं। पहला है प्यूरिन, दूसरा है पिरिमिडिन। प्यूरिन में क्या होंगे? यहाँ पे देख सकते हैं, एक इस तरह से स्ट्रक्चर होगी इसकी 1379। इनकी जो है इस पे ये नाइट्रोजन उपस्थित होंगे, प्रेजेंट होंगे। पिरिमिडिन क्या है? पिरिमिडिन भी एक नाइट्रोजनस बेस है, जिसके पहले और तीसरे पे क्या होंगे? यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे। इसके बाद है बेस प्लस शुगर इक्वल टू क्या होंगे? न्यूक्लियोसाइड। यानी जो नाइट्रोजनस बेस है और केवल शुगर अगर हम उसमें अमाउंट करें, शुगर को देखें, तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। और जब न्यूक्लियोसाइड में क्या मिला दें? फॉस्फेट भी मिला दें, तो हम इसे न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। अब ये पॉलीमराइज है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है चेन ये बनाता है, पॉलीमर जुड़ते चले जाते हैं और चेन बनती चली जाती है।
अब हम यहाँ देख लेते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल मतलब ये जो पूरी चेन इस तरह से बना रहा है, ये जो दो हेलिक्स हैं, इस हेलिक्स को सबसे पहले स्टडी किया था वॉटसन एंड क्रिक नामक साइंटिस्ट ने। किसमें किया था? एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा था विल्किंस का, साइंटिस्ट है ये भी, उसमें इन्होंने इसको स्टडी किया था। तो ये जो वॉटसन और क्रिक है, इन्होंने बताया था कि जो हमारी बॉडी में जो डीएनए है उसकी जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से होगी। इस तरह से दो हेलिक्स होंगे जो आपस में कॉइल होके पड़े रहेंगे। इनको ये जो हेलिक्स है, इनका बेस जो बना होगा वो बना होगा शुगर से प्लस फॉस्फेट से। जैसे सीढ़ी के दो डंडे होते हैं, अगर हम इन्हें अलग कर दें तो ये इस तरह से हो जाएगी। तो ये क्या है? शुगर और फॉस्फेट से मिलके बनी है। अब बात आती है नाइट्रोजनस बेस की। नाइट्रोजनस बेस पेयर से इसके अंदर की जो है बॉन्डिंग की हुई है प्यूरिन और पिरिमिडिन नाइट्रोजनस बेस ने आपस में। अब ये प्यूरिन और पिरिमिडिन जो बेस पेयर है, एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से हमेशा जुड़ेगा थाइमिन के साथ, और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ हमेशा जुड़ेगा वैलिन के साथ। ये ध्यान रखना है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस है, ये आपस में इस तरह से बॉन्डिंग करते हैं, इस तरह से जुड़े रहते हैं कि ये इनका जो रेशो है आगे हम पढ़ेंगे, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में बताया जाएगा, और भी आगे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे। इसमें देख लेते हैं, ये जो है इस तरह से एक पूरा का पूरा हेलिक्स आता है, पूरा का पूरा एक कॉइल आता है, पूरा का पूरा एक चक्कर आता है। उसे इस पूरे घेर को, इसको हम क्या कह सकते हैं? 34 एंगस्ट्रॉम का पूरा एक घेर होता है, कॉइल होता है, ठीक है। और एक नाइट्रोजनस बेस से दूसरे नाइट्रोजनस बेस के बीच में कितनी दूरी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। अब एक हेलिक्स ये 3 होगा तो दूसरा 5 साइड होगा। अगर ये 5 साइड होगा तो ये 3 साइड होगा। दोनों के बीच की जो दूरी है उसे हम 20 एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं। 3 हेलिक्स से 5 हेलिक्स के बीच की जो दूरी होगी उसे हम क्या कहेंगे? कितनी होगी ये दूरी? मेजर करके देखा हमने तो 20 एंगस्ट्रॉम ये दूरी होगी, डायमीटर होगा इसका, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये स्टैंड हमने बता ही दिया, ये यूनिवर्सल है, इसमें ये इसी के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग करेगा। अगर ये किसी और के साथ बॉन्डिंग कर लेता है तो यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ और केमिकल बन सकता है। अब बात आती है, हमारा जो पूरी सेल के अंदर जो डीएनए होता है, लगभग 2.2 मीटर डीएनए होता है हमारे सेल के अंदर, एक सेल के अंदर। अब ये देखो किस तरह से वो इतना लंबा 2.2 मीटर लंबा डीएनए किस तरह से एक छोटी सी माइन्यूट सी स्ट्रक्चर सेल में कॉइल होके डेंस होके पड़ा रहता है। तो किस तरह से ये पैकेजिंग होती है? तो जैसे हमने पढ़ा है डीएनए क्या होता है, डीएनए हमारा कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन इस डीएनए में जो प्रोटीन पाई जाती है उसे कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, जिसमें बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। डीएनए कैसा है? नेगेटिव चार्ज। कौन बनाता है डीएनए को नेगेटिव चार्ज? फॉस्फेट बनाता है उसको नेगेटिव चार्ज। ये पढ़ चुके हैं सारी चीजें। अब ये जो अमाइनो एसिड है, जो प्रोटीन है, लाइसिन और आर्जिनिन, ध्यान रखना है, लाइसिन और आर्जिनिन, इसमें क्या होंगी? प्रोटीन होंगी, अमाइनो एसिड होंगे जो कि पॉजिटिव चार्ज होंगे। अब ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो इस तरह से बाइंडिंग होके ये क्या करेंगे? कोलैप्स होके बाइंडिंग होके ये छोटी सी न्यूक्लियस में सेल के अंदर पड़े रहेंगे। अब यहाँ जो है डाइमर्स हैं, H2A, H2B, H3, H4, तो ये हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। हिस्टोन ऑक्टामर मतलब 8 हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स एक साथ जुड़ के डीएनए उनके ऊपर ऐसे रैप हो जाता है। सपोज करो ये हमने कोई पूरी ले ली है, 4 आगे हैं 4 पीछे हैं, और ये डीएनए इनके ऊपर इस तरह से रैप हो जाता है। इस तरह से डीएनए इनके ऊपर रैप हो जाता है। जिस तरह से माला में मोती होते हैं, अब ये जो माला मैंने पहनी हुई है इसमें जो मोती हैं वो अंदर की तरफ, ये जो धागा है ये अंदर है। लेकिन अगर ये हिस्टोन प्रोटीन है जो बीड्स है, और ये जो धागा है वो क्रोमेटिन फाइबर है, और ये जो मिला के इस दोनों को मिला के हमारा क्या बन जाता है? यहाँ पे न्यूक्लियोसोम बन जाता है। तो अगर मैं इसको अंदर ना करके बाहर की तरफ इस पे रैप करूँ, लपेट दूँ, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पे कंप्लीट डीएनए बन जाएगा, डीएनए की पैकेजिंग हो जाएगी। और इसमें H21 जो है हिस्टोन प्रोटीन भी पार्टिसिपेट करती है। और ये H21 कहाँ काम करती है? ये H21 एक हुक की तरह काम करती है,
जैसे कोई पिन होता है, पिन की तरह लास्ट वाला धागा जो है वो इस तरह से अटैच हो जाता है ताकि ये जो हमने रैप किया है वो दोबारा से खुले ना। तो ये हमने पढ़ लिया है, थोड़ी सी स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली है आज। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस न्यू चैप्टर है, माइंड मैप चल रहा है, क्विक रिवीजन चल रहा है, तो इसलिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे इसमें। और नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ये चैप्टर आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आएगा। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से समझ लिया हो। तो ऐसे ही बने रहें लगातार और अपनी बोर्ड की तैयारी करते रहें। चलो ठीक है, ओके। और देखते हैं नेक्स्ट क्लास में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। दैट्स ऑल, थैंक यू।